यहाँ देखो तो सिग्मा बॉन्डेड मेरे पास में पहला एग्जांपल कौन हो गया, RMgX, फिर हो गया R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, ये क्या होता है CD2+ होता है और 2 R- होते हैं। डाई अल्काइल कैडमियम इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द R-, डाई अल्काइल कैडमियम इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द R-, ठीक है ना। ये मेरे पास में टेट्राइथाइल लेड है, पेट्रोल में मिलाते हैं इसको, और पेट्रोल में मिलाने के बाद जब पेट्रोल का कंबशन होता है तो इंजन से आवाज कम आती है, तो इसको एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, है ना। वेरी नाइस ठीक है। फिर मेरे पास में लास्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ द हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, ठीक है। और यहां पर एल्यूमिनियम और कार्बन के बीच में मेरे पास में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसका बहुत परफेक्ट फॉर्मूला कहूंगा तो कहूंगा ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसका परफेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है, बहुत बेसिक चीजें हैं। TEL का यूज क्या है, इसको पेट्रोल में मिलाते हैं, इससे इंजन से आवाज कम आती है, इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है, तो मैं अब पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा इतना टाइम अपन इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और भी अपने पास में चीजें हैं। स्टार्ट किया जाए आगे। अब क्या पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट कर सकते हैं? वेरी नाइस। तो पाई बॉन्डेड मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका सीन जीरो है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो यूट्यूब पे एक सीरीज है बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। आप उस सीरीज के पांच एपिसोड आ चुके हैं, छठा एपिसोड अब आएगा, आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए टोटली फ्री है भाई, उसका कोई चार्ज नहीं है, ना कभी होगा जिंदगी में। दैट इज टोटली फ्री फॉर एवरीवन, है ना, बिल्कुल फ्री है सबके लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन लोग चल रहे हैं आगे। पाई बॉन्डेड मेरे पास में 3 है। इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, इट इज KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां पर काउंटर आयन कौन सा है, पोटेशियम, प्लेटिनम है, 3Cl है, और N² का मतलब है कि यहां पर जो कार्बन वाला लिगेंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, ठीक है। तो मेरे पास में KPtCl3 N² C2H4। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि जो जिसे सॉल्ट है उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है आपसे। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा इस चीज में। और आप लोग देखोगे अगर ढंग से तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जिसे सॉल्ट का आपसे शेप पूछना चाहता हूं कि इसका शेप कैसा होगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ। स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, 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 टेट्राहेड्रल,
नहीं, वो वेब सीरीज तो देखो बहुत बेसिक है, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट उसका अल्टीमेट टारगेट है आपको ऑर्गेनिक का थोड़ा आइडिया लग जाए, है ना। दैट इज नॉट ए टीचिंग पार्ट ना, टीचिंग पार्ट नहीं है वो, ठीक है। तो इसका शेप देखो, हैवी मेटल है, हैवी मेटल है, अगर वीक फील्ड लिगेंड भी होगा तब भी मेरे पास में टेट्राहेड्रल तो नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स तो कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, है ना। और कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है देखो, पीटी सीएल सीएल सीएल, और यहां पर देखो, पूरा फोकस करना है एक बार, यहां पर मेरे पास में क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेटेड है, ठीक है। और इस तरीके से मेरे पास में पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहां पोटेशियम है, चार्ज कितने का है, +2 का चार्ज है ना। ये मेरे पास में होता है KPtCl3, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और आप देख सकते हो कि, सोचो एक बार, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो सकते हैं, डोनेट हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन या एल्काइन किसके साथ में रिएक्ट करती है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में कि न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ये कि मेरा क्वेश्चन है आपसे। चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, किसके साथ में रिएक्शन करेगी, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, जल्दी बताओ। ईटा बेसिकली कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए शो होता है। ईटा स्क्वायर का मतलब क्या है, इस लिगेंड में 2 कार्बन है, ठीक है। हाँ, एल्किन और एल्काइन किसके साथ में रिएक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करेगी, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन क्यों होता है ये आप लोगों को आगे बताएंगे। पाई बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। यहां देखो, फेरोसिन की बात करते हैं भाई, अब कैरोसिन की बात करते हैं, कैरोसिन की। यहां देखो कैरोसिन कैसे बनता है, ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। समझिएगा एक बार, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको बता रहा हूं, रटने वाली चीजें नहीं बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फेरोसिन कैसे बनता है, देखो फेरोसिन की रिएक्शन, फेरोसिन की रिएक्शन आप अगर आयरन से करवाते हो, आयरन से, ठीक है, किससे करवाते हो फेरोसिन की रिएक्शन नहीं, ये मेरे पास में है साइक्लो पेंटा डाइइन, इससे बनेगा फेरोसिन, तो साइक्लोपेंटाडाइन। ये साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन किससे होती है, आयरन के साथ में होती है। अब जो बता रहा हूं उसमें उन्हीं लोगों को हवा लगेगी जिनको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पता है, वरना ऊपर से जाएगा सब, है ना, पहले बताया तो क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन कैसा एसिडिक है, और जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन, फोकस करिएगा, पूरा फोकस से देखिएगा, मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करवाते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में है सोडियम प्लस HCl, तो सोडियम क्या करेगा, Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, H के पास में, Cl- बाहर जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, Na+ और Cl-। H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना, H., और ऐसे 1 मोल H., कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसी भी मेटल की रिएक्शन किससे होती है, एसिड से होती है, तो मेरे पास में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। अब यहां देखो एक बार, आयरन जो है, आयरन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो वो इस साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि इसका हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, देखो एक बार एसिडिक क्यों है, जब यहां से H+ आयन हटेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, H+ आयन हट जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन तो रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबल वाया रेजोनेंस, साइक्लोपेंटाडाइन से एक हाइड्रोजन हटाने पर दिस सब्सटेंस बिकम्स एरोमेटिक,
बिकॉज इसमें मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये हटा क्यों? क्योंकि आयरन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फेरोसिन में अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देयर विल बी रेजोनेंस, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पर रेजोनेंस होगा। फोकस करिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, फोकस करने की कोशिश करिए, चीज टफ है ये, है ना। और वैसे आप लोगों के लेवल तक ये चीजें बताते भी नहीं है। नेगेटिव है Fe2+, लेकिन इससे ऑर्गेनिक की बिल्डिंग डेवलप होगी आप लोगों में, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाए। दिस इज द फेरोसिन। So also known as a sandwich compound. ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? जिनको समझ में आ गई प्लीज लेट मी नो, जिनको समझ में आ गई प्लीज लेट मी नो कि साइक्लोपेंटाडाइन में हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि जैसे H+ हटेगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड इट बिकम्स एरोमेटिक, और एरोमेटिक बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा। थोड़ी सी टफ चीज़ है ना भाई, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ है, और जिनको ऑर्गेनिक आती है उन्हीं के लिए थोड़ी सिंपल है। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई है। ऑल दीज पीपल आर वेरी सिंसियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक होता है डाइबेंजीन क्रोमियम, ये तो बहुत सिंपल है। बेंजीन मेरे पास में होती है, बेंजीन मेरे पास में होती है, और यहां बीच में होता है क्रोमियम, और बेंजीन जो है वो खुद के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम को ट्रांसफर कर देती है। ये भी एक तरीके से सैंडविच कंपाउंड ही है, ये भी सैंडविच कंपाउंड है। ठीक है, देखिए फेरोसिन का फॉर्मेशन आपको जब आप ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, है ना। अभी हो सकता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया कम लगे। तो फेरोसिन जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, Fe ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस। C5H5 क्यों? देखो पहले यहां देखो, हाइड्रोजन यहां पर पहले कितने थे? ये पहले मेरे पास में था C5H6। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा, इट बिकम्स दिस एरोमेटिक स्टेबल, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H5-। चाहे फेरोसिन हो चाहे डाइबेंजीन क्रोमियम हो, हाँ, दोनों केस में मेरे पास में क्या है, एरोमेटिक लिगेंड है। फेरोसिन और डाइबेंजीन क्रोमियम दोनों में क्या है, बोथ हैव एरोमेटिक लिगेंड्स, बोथ हैव एरोमेटिक लिगेंड्स। दोनों मेरे पास में क्या होगा, एरोमेटिक लिगेंड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। ओके, अब थोड़ा सा एक बार आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एक बार आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, ओके। एरोमेटिक लिगेंड्स मतलब क्या है, लिगेंड्स हैविंग द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। Fe+ कैसे हुआ, दिस इज नाइस क्वेश्चन। आयरन ने, अरे यार यही तो मैंने बात बताई आप लोगों को, इस रिएक्शन में
ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर कैसे आएगा? जब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इस साइक्लोपेंटाडाइईन ने इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, है ना। ये H+ की फॉर्म में बाहर आ गया यहाँ से, क्या लेने के लिए? इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये Fe एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ऐसे ही Fe ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइक्लोपेंटाडाइईन को दिया, तो दोनों जगह मेरे पास में नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव चार्ज इस आयरन की वजह से तो आया है। Fe की रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइईन से करवाते हैं, तब इसका फॉर्मेशन होता है। अब कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दो। भाई मेटल एसिड की रिएक्शन कैसे होती है? मेटल क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन देता है, और जो एसिड का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो यहां से नेगेटिव पार्ट बाहर आएगा, क्या बना? NaCl। H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनेगा? H. एटम बनेगा जो स्टेबल नहीं होता, एटम्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? H2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। नहीं, एरो 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 रिंग की तरफ नहीं होगी। Fe ने पहले उसका फॉर्मेशन कर दिया, Fe मेरे पास बन गया। Fe2+ के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे। यहां तो Fe2+ ही है ना। अगर Fe होता, सिर्फ मैं आयरन का एटम लिखता, तो आयरन के एटम ने तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन अब Fe2+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। नाउ Fe2+ इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 एरोमेटिक लिगेंड कहाँ से बन गए? एक तो बेंजीन है और एक ये है। भाई कई लोग कह रहे हैं सर ये नीट में, ये केमिस्ट्री में, ये सब ऑर्गेनिक में है तुम्हारे। साइक्लोपेंटाडाइईन में हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है? ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। मैं यहाँ पर कनेक्ट करके आप लोग को यहाँ पढ़ा दिया हूँ, बस इतना डिफरेंस है। फील आपको इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। मैं आपसे, चलो ठीक है यार, एक बार देख लो, यहाँ देख लो, वापस देख लो एक बार, यहाँ देखो, ये मेरे पास में है साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन, ठीक है। इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैंने करवाई पोटेशियम से, तो पोटेशियम क्या करेगा? K+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे जाएगा क्योंकि एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि जैसे ही H+ की फॉर्म में बाहर जाएगी या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो मेरे पास में क्या बनेगा? ये बन जाएगा नेगेटिव हाइड्रोजन, और H+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना? H. हाइड्रोजन का एटम स्टेबल नहीं होता तो ½ मोल H2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब मेरे पास में उस केस में क्या था? उस केस में मेरे पास में कौन था? मेरे पास में था आयरन, Fe। तो इसके 2 मोल काम में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बनाएगा? Fe2+। इसलिए मेरे पास में क्या बना उस केस में? ये बने 2 मोल्स ऑफ दिस Fe2+ एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और आपस में रिएक्शन से क्या बनेगा? इनकी रिएक्शन से बनेगा फेरोसिन। इसका फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। हकल्स रूल यहां डिस्कस नहीं करेंगे यार अपन, है ना। थोड़ा सा बेसिक बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अपने पास में आंसर दिया हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको कोई डाउट है तो इसमें आप लोग बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल कार्बोनिल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा? आ गया, अच्छी बात है। इसमें से कौन सा मेटल कार्बोनिल है? मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ द CO, प्रेजेंस ऑफ द CO। एरोमेटिसिटी क्या है? ठीक है, ये क्लियर है। ये देखो एक बार एक और क्वेश्चन देखो। ऑक्टाहेड्रल शेप कहां पर होगा?
तो ऑक्टाहेड्रल शेप मेरे पास में इस वाले केस में होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ए और बी में से दो ऑप्शन मैंने दिए हैं आप लोगों को, ए और बी। किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 2 के पास में होगा? ए और बी में से किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्लोजर टू 2 है, 2 के पास में है? ऑक्टाहेड्रल तो इसलिए होगा ना यार, यहां पर 6 लिगेंड है भाई, 6। इन दोनों में से किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 2 के पास में है ना? 2 के पास में किसमें होगा? ए मोर क्लोजर टू 2, 2 के ज्यादा पास में बताना है आपको। देखो नॉर्मली सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। 2 के ज्यादा पास में यहां पर किसका होगा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं एंड एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब देखो, अब मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात सुनो ध्यान से, रुक जाओ थोड़ी देर। ये अपने पास में थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब अपने को आइडिया लेना है आइसोमेरिज्म के बारे में। तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी से पहले ही एक बार आइसोमेरिज्म पढ़ लें। पहले एक बार क्या पढ़ लें? आइसोमेरिज्म पढ़ लें। और फिर एक आपके पास में कॉन्सेप्ट बूस्टर के तौर पर एक लेक्चर और आएगा, उसके थ्रू हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी में, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एनसीईआरटी में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई आइसोमेरिज्म है तो वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एनसीईआरटी क्लियर कट कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक और बताता हूं मैं आप लोगों को, सुनिए पहले मेरी बात, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी। एनसीईआरटी से क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म, उसमें स्ट्रक्चरल है और स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसमें एक ज्योमेट्रिकल है एक ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल कहां मिलती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। नीट में पूछे हो जितने क्वेश्चन है, जेईई में पूछे हो जितने क्वेश्चन है, 1 सेकंड में सॉल्व होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको क्या देखना है? हमेशा हमेशा क्या देखना है? क्या देखना है? जल्दी बताओ मुझे एक बार, फटाफट से आंसर दो, बता दो यार एक बार। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखना है आपको? यस, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6 एंड प्रेजेंस ऑफ द बाइडेंटेड लिगेंड। वेरी नाइस। CN6 होना चाहिए और वहां पर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट। एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं उसे, ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेड, ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेड, ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेड, ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेड, ठीक है, ठीक है ना? आइडिया आपको दे रहा हूं। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ध्यान से सुनिएगा वापस से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक बात ध्यान रखनी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, हाँ मैं वो पूरा आपको समझा दूंगा। ज्योमेट्री, वहां ज्योमेट्री की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, थीटा 90 और थीटा 180। जहां थीटा 90 होता है, जहां थीटा क्या होता है? 90 होता है, वहां पर होता है सिस फॉर्म। जैसे यहां देखो एक बार, है ना, इस क्वेश्चन की तो बात अपन करेंगे अभी, जो क्वेश्चन आपको दिया है इसकी बात करेंगे अपन, है ना। जहां पर थीटा मेरे पास में
यहां देखिएगा एक बार एंगल पहचानना बता रहा हूं आपको। एक सेकेंड, लेक्चर नोट्स में जैसे पूरा है, सब कुछ है। यहां देखो एक बार, यहां फोकस करिएगा एक बार, मैं आपको एंगल पहचानना बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल को मैंने एक लाइन में बता दिया, अब एक बार मैं ज्योमेट्रिकल को भी एक लाइन में पहले से आइडिया दे देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको बहुत सहूलियत रहेगी। यहां फोकस करिएगा एक बार। मेरे पास में ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये एम ए बी ए बी और बी, ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां ये बी है, ए है, इन दोनों में एंगल कितना है? ये बी और ए में एंगल कितना है? इतना बता दो मुझे आप लोग सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? ये जो ए है और ये बी है, बी और ए में एंगल कितना है? इस बात का आंसर बता दो बस। हाँ, देखने से लगता है कि लेस देन 90 है, लेकिन नहीं है, क्योंकि क्या है, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, ये तो एक ही प्लेन में है, और ये जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर है यहां पर ऐसे, और ये जो बॉन्ड है ये इसके नीचे है ऐसे। तो ये जो बी है ना, ये इसके परपेंडिकुलर यहां पर ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा। तो बी और ए में एंगल देखो कितना आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, फोकस करिएगा। आइसोमेरिज्म अपन डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। ज्योमेट्री मतलब एंगल की बात करेंगे, पर एंगल चेक करते हैं उसमें। ज्योमेट्री में क्या चेक करते हैं? पर एंगल चेक करते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री में एंगल चेक करते हैं, और एंगल अगर 90 है तो सिस है, 180 है तो ट्रांस है, ठीक है। ये दो है मेरे पास में, ये ए है और ये बी है। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आगे अपन पढ़ेंगे इसको, जस्ट एन आइडिया। बताओ बी क्या है? बी जो है वो क्या है, और ए क्या है? तो मेरे पास में 4 ए है, उनके ऊपर तो फोकस करना ही नहीं, उनको तो भूल जाओ। जो डिफरेंट है वहां फोकस करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। बी क्या है? बी में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और जब ये होता है तो सिस फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये सिस है। ए में मेरे पास में क्या है देखो, जो सेम है उसके ऊपर तो फोकस करना ही नहीं है। यहां पर देखो बी में कितना एंगल है, थीटा इक्वल्स टू 180, तो ऑपोजिट टू ईच अदर है, ट्रांस। क्यों इन पे फोकस नहीं करना है? क्योंकि यहां पर तो मेरे पास में 180 भी है, यहां पर मेरे पास में 90 भी है। ए को देखकर मैं जज नहीं कर सकता, मैं जिसको देखकर जज कर सकता हूं उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। ए के हिसाब से मैं आंसर नहीं कर सकता हूं, ए के हिसाब से मैं कभी आंसर नहीं कर सकता हूं। मेरे पास में ए होगा ट्रांस, ए होगा ट्रांस, क्योंकि यहां पर बी और बी में कितना थीटा है, एनसीईआरटी से पढ़िएगा, अच्छे समझ में आएगा आपको, चीजें बहुत सिंपल है। और थीटा यहां पर 90 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में सिस, ठीक है। तो ए ट्रांस हो जाएगा, बी सिस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ए में, ए और ए में तो 180 भी है, 90 भी है, 180 भी है, 90 है। एंगल जिसका चेंज हुआ, ये पहले 180 था, अब 90 हो गया। जिसके बेसिस पे अपन जज कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें सिस और ट्रांस में, उसी के ऊपर फोकस करना है। फेस और मर अलग चीज है। हाँ हाँ, फेस और मर क्या होता है? फेस और मर में क्या होता है, यहां देखो एक बार, फेस और मर बताता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, है ना, बाद में पढ़ेंगे इसको। फोकस करिएगा, फोकस करिएगा एक बार।
ये कॉम्प्लेक्स है MA3B3, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं भी कुछ भी, मैं नहीं पढ़ा रहा कुछ भी। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है MA3B3, ये भी एक कॉम्प्लेक्स, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, लेक्चर सेपरेट होगा। मुझे बताओ, यहां फोकस करो एक बार। ये मेरे पास में जो A है, ये जो A है और ये जो A है, ठीक है, A और A है ना, इन तीनों A में एंगल कितनी डिग्री का है? तीनों A में जो एंगल है वो कितनी डिग्री का है? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तीनों A में जो एंगल है वो कितनी डिग्री का है? सिर्फ एंगल बताओ। ये तो स्क्वायर प्लेनर में है, ठीक है, यहां पर मेरे पास में एंगल होगा, कितना होगा? और ये जो A है इनके साथ में कितने पे एंगल बना रहा है? तीनों A में 90 डिग्री का है, तीनों A में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो ये देखो, अगर दो लिगेंड में एक साथ एंगल बताते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर दो लिगेंड में एक साथ एंगल बताते हैं तो उसे बोलते हैं सिस। अगर दो लिगेंड्स में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसे बोलते हैं सिस। लेकिन अगर तीनों लिगेंड्स में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उसे बोलते हैं फेस, और वो ही बेसिकली होता सिस ही है। यहां पर देखो, ये मेरे पास में 3 A थे, उनके बीच में एक B मर गया, यहां पर 3 B थे, उनके बीच में A मर गया, ठीक है, मर गया तो मर है, मर मतलब मेरिडाइनल, ठीक है। यहां पर क्या तीनों B में एंगल 90 का है? नहीं, ये एक 180 का भी है, तो उसे बोलते हैं मर या मेरिडाइनल। इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। तो MA3B3 कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मिलता है, उसे बोलते हैं फेस और मर। फेस में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं सेम लिगेंड्स के बीच में, यहां पर 180 का भी होता है। फेस का मतलब सिस है और मर का मतलब ट्रांस, ठीक है। तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है। ड्रेस चेंज करने के लिए बोल रहे हो? अब यार तुम दिलवाओगे तभी आएगी मेरे पास ड्रेस, तो है ना। बीच में मर गया ना कोई, अगर लगातार नहीं है, यहां तो लगातार है, देखो तीनों, कोई भी बीच में मर गया एक, ये 3 भी लगातार, एक बीच में मर गया, तो जैसे बीच में मर जाएगा तो जाएगा मर, ठीक है ना। ड्रेस तो दिलवाओ यार, ये मतलब ये तो बहुत सीरियस टॉपिक बोल दिया तुमने यार, मतलब ये एग्री करता हूँ मैं, मतलब सर बहुत दिन हो गए सेम ड्रेस में चल रहे हो सर, क्या बात है, मतलब इतने परेशान कैसे हो सर आजकल। एनसीईआरटी से पढ़ लेना भाई, आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी से सब लोग पढ़ेंगे, मुझे नोट सेंड करेंगे, ये सब लोगों की ड्यूटी है। आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी से पढ़ के मुझे नोट सेंड करेंगे, सब लोगों की ड्यूटी है, पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। हो सिर्फ टी शर्ट में पढ़ा दो, तुम लोग को बनियान में पढ़ा दूं मैं? चलो ठीक है, कल से बनियान में क्लास लेंगे। टी शर्ट कैंसिल हो गई। ओके 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 ओके। फेस और मर कितने लोगों को समझ में आ गया? फेस और मर कितने लोगों को समझ में आ गया? ये लोग तो, कई लोग तो कह रहे हैं हाँ सर बनियान में ले लो सर, वी आर रेडी सर, हम तैयार हैं बिल्कुल, बनियान में क्लास होनी चाहिए। अंदर की बात है, अंदर की बात ही रहने दो तुम लोग। ठीक है, स्टोरी तो सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, अब यूट्यूब पे आएगी वो तो, ठीक है ना। आज अपना टारगेट क्या था? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ना, जो अपन ने पढ़ लिए। अपना टारगेट था आइसोमेरिज्म के बारे में आइडिया लेना, जो अपन ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मैंने बेसिक बातें बताई है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्री, वहां पर एंगल चेक करते हैं, थीटा 90 है तो सिस, 180 है तो ट्रांस, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, बेसिक आइडिया में दे चुका हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या, जल्दी से बता दो एक बार, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी से,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए एंड प्रेजेंस ऑफ द बाइडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और प्रेजेंस ऑफ द बाइडेंटेड लिगेंड। फेस आइसोमर में सेम लिगेंड्स के बीच कितना एंगल होता है, जल्दी से बताओ। फेस आइसोमर्स में सेम लिगेंड्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90, 90, वेरी नाइस। और मर में एक बीच में मर जाएगा तो आमने सामने आ जाएंगे, एंगल होगा अपने पास में। बहुत लिमिटेड पढ़ना है आइसोमेरिज्म भाई, कभी अंधाधुंध पढ़ने की नहीं होती है। आइसोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर एग्जामिनर की सटक गई कि अब क्या मुझे इससे क्वेश्चन गलत करवाना है, तो आपका ताऊ को चाहे कितना भी आता हो और आपको कितना भी आता हो, वहां आप आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन सही नहीं कर सकते ना। तो पूरा फोकस होके हमें लिमिटेड पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेज है, मैक्सिमम क्या 100% चांसेज है नीट में, तो जेई में 99% चांसेज है क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है ना। तो साथियों अलविदा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ड्रेस के लिए बताया कि सर ड्रेस चेंज कर लो, 1 महीना हो गया सर, थोड़ी शर्म कर लो सर, टी शर्ट में क्लास ले लो। थैंक यू सो मच। और स्टोरी जो है वो हम लोग बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। कॉन्सेप्ट बूस्टर आप लोगों के पास में इसका आएगा आइसोमेरिज्म का, वो आप प्रोसीड कर लेना, ठीक है। समाप्त। टेक केयर एवरीवन। और मुझे आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी से पढ़ के नोट्स बना के भेजना है। और कोई शिकायत हो किसी की तो बता दो भाई। स्टोरी तो सुनाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल सुनाई जाएगी वो तो, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ओके, टेक केयर, ऑल फाइन।